हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है शिकार। कहानी पति पत्नी के संबंधों पर आधारित है। कैसे छोटी छोटी बातें संबंधों में कड़वाहट लाती हैं और कैसे वही छोटी छोटी बातें संबंधों को निखार देती हैं। आइए सुनते हैं। फटे वस्त्रों वाली मुनिया ने रानी वसुधा के चांद से मुखड़े की ओर सम्मान भरी आंखों से देखकर राजकुमार को गोद में उठाते हुए कहा, हम गरीबों का इस तरह कैसे निबाह हो सकता है महारानी। मेरी तो अपने आदमी से एक दिन न पटे। रानी वसुधा ने गंभीर विनोद के भाव से कहा, क्यों, वह कहेगा नहीं? तू मेरे बीच में बोलने वाली कौन है? मेरी जो इच्छा होगी वह करूँगा। तू अपना रोटी कपड़ा मुझसे ले लिया कर। तुझे मेरी बातों से क्या मतलब? मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ। मुनिया 3 दिन से ही यहाँ लड़कों को खिलाने के लिए नौकर हुई थी। उसका सूखा सांवला चेहरा उत्तेजित हो उठा और कर्कश स्वर में बोली, जिस दिन ऐसी बातें मुंह से निकालेगा मूछें उखाड़ लूँगी। सरकार, वह अगर मेरा गुलाम नहीं है तो क्या मैं उसकी लौंडी हूँ? अगर वह मेरा गुलाम है तो मैं उसकी लौंडी हूँ। मैं आप नहीं खाती, उसे खिला देती हूँ। आप चाहे फटे पहनो पर उसे फटे पुराने नहीं पहनने देती। जब मैं उसके लिए इतना करती हूँ तो उसकी मजाल है कि वह मुझे आँख दिखाए। अपने घर को आदमी इसीलिए संभालता है कि बरखा बूंदी में बचाव हो। अगर यह डर रहे कि घर न जाने कब गिर पड़ेगी तो ऐसे घर में कौन रहेगा। अब वो मेरे से झगड़ा नहीं करता, लेकिन किसी दिन किया तो या तो वही रहेगा या मैं ही रहूँगी। मैं क्यों किसी की धौंस सहूँ? जो बैठ कर खाए वह धौंस सहे। यहाँ तो बराबर की कमाई करती हूँ। वसुधा ने उसे गंभीर भाव से फिर पूछा, अगर वह तुझे बिठाकर खिलाता तब क्या उसकी धौंस सहती? मुनिया तो जैसे लड़ने पर उतारू हो गई। बोली, बैठा कर कोई क्या खिलाएगा सरकार। मर्द बाहर काम करता है तो हम भी तो घर के काम करती हैं कि घर के काम में कुछ लगता नहीं। बाहर के काम से तो रात को छुट्टी मिल जाती है, लेकिन घर के काम से तो रात को भी छुट्टी नहीं मिलती। यह कहती हुई मुनिया राजकुमार को लिए हुए बाहर चली गई। वसुधा ने थकी हुई रुआसी आंखों से खिड़की की ओर देखा। बाहर का हरा भरा बाग था, जिसके रंग बिरंगे फूल यहाँ से साफ नजर आ रहे थे। सामने ही एक बहुत बड़ा मंदिर भी था। स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्राभूषण पहने हुए पूजा करने जा रही थीं। मंदिर के दाहिनी तरफ तालाब में कमल सुनहले आनंद से मुस्कुरा रहे थे। कार्तिक के शीतल रवि छवि जीवन ज्योति लुटाती फिरती थी। लेकिन प्रकृति की यह सुंदरता वसुधा को कोई हर्ष प्रदान न कर सके। उसे जान पड़ा प्रकृति उसकी इस दशा पर व्यंग से मुस्कुरा रही है। वसुधा की आंखें सजल हो गईं। वसुधा को इस घर में आए हुए 5 वर्ष हो गए थे। पहले उसने अपने भाग्य को बहुत सराहा। माता पिता के छोटे से कच्चे आनंदहीन घर को छोड़कर वह एक विशाल भवन में रहने आई थी, जहाँ की संपत्ति उसके पैरों को चूमती हुई जान पड़ती थी। उस समय संपत्ति ही उसकी आंखों में सब कुछ थी। पति प्रेम गौण वस्तु थी, पर उसका लोभी मन संपत्ति पर संतुष्ट न रह सका।
पति प्रेम के लिए हाथ फैलाने लगा। कुछ दिनों में जब उसे मालूम हुआ कि वो मुझे प्रेम रत्न भी मिल गया, पर थोड़े ही दिनों में वह भ्रम जाता रहा। कुंवर गजराज सिंह रूपवान थे, उदार थे, बलवान थे, शिक्षित थे, विनोद प्रिय थे और प्रेम का अभिनय करना भी जानते थे, पर उनके जीवन में प्रेम से कंपित होने वाला तार न था। वसुधा का खिला हुआ यौवन और देवताओं को लुभाने वाला रंग रूप केवल विनोद का सामान था। घुड़दौड़ और शिकार, सट्टे जैसे सनसनी पैदा करने वाले मनोरंजन में प्रेम दबकर पीला और निर्जीव हो गया था। प्रेम रत्न से वंचित होकर वसुधा की प्रेम तृष्णा अब अपने भाग्य को रोया करती थी। 2 पुत्र रत्न पाकर भी वह सुखी न थी। कुंवर साहब 1 महीने से ज़्यादा हुआ शिकार खेलने गए और अभी तक लौट कर नहीं आए। वैसे यह पहला अवसर नहीं था। हाँ, अब उसकी अवधि लंबी हो गई थी। पहले वह 1 सप्ताह में लौट आते थे, फिर 2 सप्ताह का नंबर चला और अब कई बार से 1-1 महीने की खबर लेने लगे। साल में 3-4 महीने तो शिकार में ही भेंट हो जाते थे। शिकार से लौटते तो घुड़दौड़ का राग चढ़ता। पति के यह रंग ढंग देखकर वसुधा मन में ही कुढ़ती रहती और घुलती जाती थी। कुछ दिनों से वसुधा को हल्का हल्का ज्वर भी रहने लगा था। वसुधा बड़ी देर तक बैठी उदास आंखों से यह दृश्य देखती रही। फिर टेलीफोन पर आकर उसने रियासत के मैनेजर से पूछा, कुंवर साहब का कोई पत्र आया था क्या? फ़ोन ने जवाब दिया, जी हाँ, अभी एक खत आया है। कुंवर साहब ने एक बहुत बड़े शेर को मारा है। वसुधा ने जलकर कहा, मैं यह नहीं पूछती, आने को कब लिखा है ये बताओ। जवाब मिला, आने के बारे में तो कुछ नहीं लिखा। वसुधा, अच्छा, यहाँ से उनका पड़ाव कितनी दूर है? जवाब मिला, यहाँ से 200 मील से कम ना होगा। पीलीभीत के जंगलों में शिकार हो रहा है। वसुधा, मेरे लिए 2 मोटरों का इंतज़ाम कर दीजिए, मैं आज ही वहाँ जाना चाहती हूँ। फ़ोन पर कई मिनट बाद जवाब आया कि 1 मोटर तो वो साथ ले गए हैं, एक जिला के जज के यहाँ भेज दी गई है, तीसरी बैंक के मैनेजर की सवारी में और चौथी की मरम्मत हो रही है। वसुधा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बोली, किसके हुक्म से बैंक के मैनेजर और हाकिम जिला को मोटरें भेजी गई? आप दोनों मंगवा लीजिए, मैं आज ज़रूर जाऊंगी। वसुधा ने फ़ोन से आकर सफ़र का सामान ठीक करना शुरू किया। उसने उसी आवेश में अपने भाग्य का निर्णय करने का निश्चय कर लिया था। परित्यक्ता की भांति पड़ी रहकर वह जीवन समाप्त नहीं करना चाहती थी। वह जाकर कुंवर साहब से कहेगी, अगर आप यह समझते हैं कि मैं आपकी संपत्ति की नौकरानी बनकर रहूं, तो यह मुझसे नहीं होगा। आपकी संपत्ति आपको मुबारक हो। मेरा अधिकार आपकी संपत्ति पर नहीं, आपके ऊपर है। अगर आप मुझसे जौ भर हटना चाहते हैं तो मैं आपसे हाथ भर हट जाऊंगी। तभी डॉक्टर साहब ने आकर द्वार पर पुकारा, मैं अंदर आऊं? वसुधा ने नम्रता से कहा, आज जरा क्षमा कीजिए, मैं पीलीभीत जा रही हूँ। डॉक्टर ने आश्चर्य से कहा, आप पीलीभीत जा रही हैं? आपका ज्वर बढ़ जाएगा।
इस दशा में मैं आपको जाने की सलाह न दूंगा। वसुधा ने विरक्त स्वर में कहा, बढ़ जाएगा तो बढ़ जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। वृद्ध डॉक्टर पर्दा उठाकर अंदर आ गया और वसुधा के चेहरे की ओर ताकता हुआ बोला, लाइए मैं टेम्परेचर ले लूँ। अगर टेम्परेचर बढ़ा होगा तो मैं हरगिज न जाने दूंगा। वसुधा, टेम्परेचर लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरा इरादा पक्का हो गया है। स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आपका पहला कर्तव्य है, डॉक्टर ने कहा। वसुधा ने मुस्कुराकर कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं इतनी जल्दी नहीं मरी जा रही हूँ। और अगर किसी बीमारी की दवा मौत ही हो तो आप क्या कर लेंगे? रेलगाड़ी से जाने में आखिरी स्टेशन से 10 कोस तक जंगली रास्ता सुनसान तय करना पड़ता था, इसलिए कुंवर साहब अक्सर मोटर से ही जाते थे। वसुधा ने भी उसी मार्ग से जाने का निश्चय किया। 10 बजते बजते दोनों मोटरें आईं। वसुधा ने ड्राइवरों पर गुस्सा उतारा, अब मेरे हुक्म के बगैर कहीं मोटर ले गए तो मोटर का किराया तुम्हारी तनख्वाह से काट लूँगी। अच्छी दिल लगी है, घर की रोएं और बन की खाएं। हमने अपने आराम की मोटरें रखी हैं या किसी की खुशामद करने के लिए? खैर, वह चली तो दोनों बच्चे कुनमुनाए, मगर जब मालूम हुआ कि अम्मा तो बड़ी दूर कौवा मारने जा रही हैं, तो उनका यात्रा प्रेम ठंडा पड़ गया। वसुधा ने सुबह से ही उन्हें प्यार न किया था। उसने जलन में सोचा, मैं ही क्यों इन्हें प्यार करूं? क्या मैंने इनका ठेका ले रखा है? वह तो वहां जाकर चैन करें और मैं यहाँ इन्हें छाती से लगाए बैठी रहूं। लेकिन चलते समय माता का हृदय पुलक उठा। दोनों को बारी बारी से गोद में लिया, चूमा, प्यार किया और घंटे भर में लौट आने का वचन देकर वह सजल आँखों के साथ घर से बाहर आ गई। रास्ते भर उसे बच्चों की याद आती रही। कोई गांव आ जाता, छोटे छोटे बच्चे मोटर की दौड़ देखने के लिए घरों से निकल आते, सड़क पर खड़े होकर तालियां बजाते हुए मोटर का स्वागत करते, तो वसुधा का जी चाहता कि इन्हें गोद में उठाकर प्यार कर लूं। कई बार इच्छा हुई कि घर लौट चलूं। जब उन्हें मेरी रत्ती भर परवाह नहीं तो मैं ही क्यों उनकी फ़िक्र में अपनी जान दूं। जी चाहे आए, जी चाहे ना आए। लेकिन एक बार पति से मिलकर उसे खरी खरी सुनाने का प्रलोभन वह नहीं रोक सकी। सारी देह थक कर चूर चूर हो रही थी, बुखार भी हो गया था। कई बार इच्छा हुई लौट जाऊं, लेकिन संकल्प सारी बाधाओं को दबाया जाता था। यहाँ तक कि जब वह रात को 10 बजे जंगल के उस डाक बंगले में पहुँची तो उसे अपनी जरा भी सुध न थी। बुखार जोर का चढ़ा हुआ था। ड्राइवर की आवाज़ सुनते ही कुंवर साहब बाहर निकल आए और पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? सब ठीक तो है? ड्राइवर ने पास आकर कहा, रानी साहब आई हैं हुजूर, रास्ते में बुखार हो गया, बेहोश पड़ी हैं। कुंवर साहब ने वहीं खड़े कठोर स्वर में पूछा, तो तुम उन्हें वापस क्यों न ले गए? क्या तुम्हें मालूम नहीं यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है? ड्राइवर, वह मुझे ही डांटती थी हुजूर, मैं क्या करता। ड्राइवर ने दबी आवाज़ में कहा, एक मोटर पर बिस्तर और कपड़े हैं और दूसरे में खुद रानी साहब हैं, यानी और कोई साथ में नहीं है? हुजूर, मुझे तो जो हुक्म दिया जाएगा वही करूँगा। कुंवर साहब, बस चुप रहो। यूँ झल्लाते हुए कुंवर साहब वसुधा के पास गए और आहिस्ता से पुकारा। जब कोई जवाब न मिला तो उन्होंने धीरे से
उसके माथे पर हाथ रखा। सिर तो गरम तवा हो रहा था। उस ताप ने मानो उनकी सारी क्रोध ज्वाला को खींच लिया। लपक कर बंगले पर आए और सोते हुए आदमियों को जगाया, पलंग बिछवाया और बेहोश वसुधा को गोद में उठाकर कमरे में ले आए और लिटा दिया। फिर उसके सिरहाने पर खड़े होकर उसे व्यथित नेत्रों से देखने लगे। वसुधा के धूल से भरे हुए मुखमंडल और पसीने से उलझे हुए बालों में आज उन्होंने आग्रहमय प्रेम की झलक देखी। अब तक उन्होंने वसुधा को विलासिनी के रूप में देखा था, जिसे उनके प्रेम की परवाह न थी। लेकिन आज जो वह उसके नारित्व का दर्शन कर रहे थे, उसमें कितना आग्रह था, कितनी लालसा थी। अपनी उड़ान के आनंद में डूबी हुई अब वह पिंजरे के द्वार पर आकर पंख फड़फड़ा रही थी। रसोइये ने पूछा, क्या सरकार अकेले आई हैं? कुंवर साहब, हाँ जी, और क्या, इतने आदमी हैं लेकिन किसी को साथ न लिया। आराम से ट्रेन से भी आ सकती थी, यहाँ से मोटर भेज दी जाती, लेकिन मन ही तो है। कितने जोर का बुखार है कि हाथ भी नहीं रखा जाता। जरा सा पानी गर्म करो और देखो कुछ खाने को बना लो। कुंवर साहब ने वसुधा के सिर के नीचे तकिया सीधा करके रखा और कहा, कचूमर तो हम लोगों का निकल जाता है इतनी लंबी यात्रा करने के बाद। 2 दिन तक कमर सीधी नहीं होती। फिर यह कहते हुए उन्होंने एक शीशी से तेल निकाला और वसुधा के सिर पे मलने लगे। वसुधा का ज्वर 21 दिन तक न उतरा। घर के डॉक्टर आए, दोनों बच्चे, मुनिया, नौकर चाकर सभी आ गए। जंगल में मंगल हो गया। वसुधा खाट पर पड़े पड़े कुंवर साहब की सेवा शुश्रूषा का आनंद लिया करती और एक तरह का संतोष का अनुभव करती। वह दोपहर दिन चढ़े तक सोने के आदी थे। कितने सवेरे उठते, उसके खाने और आराम की जरा जरा सी बातों का कितना ख्याल रखते। जरा देर के लिए नहाने और भोजन करने जाते, फिर आकर बैठ जाते। एक तरह से सब तपस्या सी कर रहे थे। उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जाता था। चेहरे पर वह स्वास्थ्य की लाली भी न थी। एक दिन वसुधा ने कहा, तुम आजकल शिकार खेलने क्यों नहीं जाते? मैं तो शिकार खेलने ही आई थी, मगर न जाने किस बुरी साइड से चली कि तुम्हें इतनी तपस्या करनी पड़ गई। अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। जरा आईने में अपनी सूरत तो देखो। कुंवर साहब को इतने दिनों शिकार का अभी ध्यान भी न आया था। शिकारियों का आना जाना, मिलना जुलना बंद था। एक बार किसी शिकारी ने किसी शेर का जिक्र भी किया तो कुंवर साहब ने उसे ऐसी कड़वी आंखों से देखा कि वह सूख सा गया। वसुधा के पास बैठने, उससे बातें करने, उसका मन बहलाने, दवा और पथ्य बनाने में उन्हें आनंद मिलता था। शिकार की बात किसी और के मुंह से सुनी होती तो उसे उन्हीं आग्नेय नेत्रों से देखते, लेकिन वसुधा के मुंह से यह चर्चा सुनकर उन्हें दुख हुआ। उन्होंने सोचा, वह उन्हें इतना शिकार का आसक्त समझती है। दुख भरे स्वर में बोले, हाँ, शिकार खेलने का इससे अच्छा अवसर कौन सा मिलेगा? वसुधा ने आग्रह किया, मैं तो अब अच्छी हूँ, सच देखो, मेरे चेहरे पर अब पीलापन भी नहीं है। हाँ, तुम जरूर बीमार से लगते जा रहे हो। जरा मन बहल जाएगा। बीमार के पास बैठने से आदमी सचमुच बीमार हो जाता है। वसुधा ने तो साधारण सी बात कही थी, पर कुंवर साहब के हृदय पर
वह चिंगारी के समान लगी। इधर वह अपने शिकार की इस शौक पर कई बार पछता चुके थे। अगर वह शिकार के पीछे इस तरह न पड़ते तो वसुधा यहाँ आती ही क्यों बीमार पड़ती। उन्हें मन ही मन इस बात का बड़ा दुख था। इस वक्त कुछ न बोले। फिर वसुधा ने उसे सरल भाव से कहा, अब कि तुमने क्या क्या तोहफे जमा किए, जरा मंगाओ, देखूँ तो। उनमें से जो अच्छा होगा मैं उसे ले लूँगी। अब कि मैं भी तुम्हारे साथ शिकार करने चलूँगी। बोलो, मुझे ले चलोगे ना? मैं मानूंगी नहीं। बहाने मत करने लगना। अपने शिकारी तोहफे को दिखाने का कुंवर साहब को शौक सा था। सैकड़ों ही खालें उन्होंने जमा कर रखी थी, लेकिन वसुधा को दिखाते हुए डरते थे। वो सोचते थे कि मेरी उत्सुकता वसुधा को बुरी न लगे। जाकर सारी सामान ले आए, जिसमें तरह तरह के बाघंबर थे, सींग थे, पंजे थे और भी ऐसी न जाने कितनी चीज़ें। वसुधा ने उत्सुक होकर पूछा, चीज़ें ले आए दिखाने? कुंवर साहब, लाया हूँ, मगर कहीं डॉक्टर साहब ना आ जाए। तोहफे लाए गए। कुंवर साहब एक एक चीज़ निकाल कर दिखाने लगे। वसुधा के चेहरे पर हर्ष की ऐसी लाली हफ्तों से न दिखी थी, जैसे कोई बालक तमाशा देखकर मगन हो रहा हो। बीमारी के बाद हम बच्चों की तरह जिद्दी और उतने ही आतुर, उतने ही सरल हो जाते हैं। जिन किताबों में कभी मन न लगा हो, वह बीमारी के बाद पढ़ी जाती हैं। वसुधा जैसे उल्लास की गोद में खेलने लगी। शेरों की खालें थीं, बाघों की, हिरणों की। वसुधा हर खाल को उमंग से देखती। उनमें से अपने लिए सबसे सुंदर एक शेर की खाल उसने पसंद की। कुंवर साहब की यह सबसे बहुमूल्य वस्तु थी। वह इसे अपने कमरे में लटकाने के लिए रखे हुए थे। बोले, तुम बाघंबरों में से कोई ले लो, यह तो कोई अच्छी चीज़ नहीं लगती है। वसुधा ने खाल को अपनी ओर खींचकर कहा, रहने दीजिए आपकी सलाह, मैं तो खराब वाला ही लूँगी। कुंवर साहब ने जैसे अपनी आंखों से आंसू पोंछकर कहा, ठीक है, तुम वही ले लो। मैं तो तुम्हारे ख्याल से कह रहा था, मैं फिर वैसे ही कोई और शेर मार लूँगा। वसुधा, तो तुम मुझे क्या उल्लू बना रहे थे? कुंवर साहब, उल्लू कौन बना रहा था? वसुधा, अच्छा, खाओ मेरे सिर की कसम कि यह सबसे सुंदर खाल नहीं है। कुंवर साहब ने हार की हंसी हंसकर कहा, कसम क्यों खाएं, वह भी एक खाल के लिए? ऐसी ऐसी 1,00,000 खालें हों तो तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दूं। जब शिकारी सब खालें लेकर चला गया तो कुंवर साहब ने कहा, मैं इस खाल पर काले ऊन से अपना नाम लिखूंगा, अपनी प्रियतमा के लिए। वसुधा ने थकान से पलंग पर लेटते हुए कहा, अब मैं भी शिकार खेलने चलूँगी। फिर वह सोचने लगी, वह भी कोई शेर मारेगी और उसकी खाल पतिदेव को भेंट करेगी। उस पर वह लाल ऊन से लिखेगी, प्रियतम। शिकारों की कहानी सुनने की वसुधा को चाट सी पड़ गई। कुंवर साहब को कई कई बार अपने अनुभव सुनाने पड़ते थे। उसका सुनने से जी ही नहीं भरता था। अब तक कुंवर साहब का संसार अलग था, जिसके सुख दुख, हानि लाभ, आशा निराशा से वसुधा को कोई मतलब नहीं था। वसुधा को इस संसार के व्यापार में कोई रुचि ही नहीं थी।
कुंवर साहब इस अलग संसार की बातें उससे छुपाते थे, पर अब वसुधा उनके इस संसार में एक उज्जवल प्रकाश, एक वरदानों वाली देवी के समान हो गई थी। एक दिन वसुधा ने आग्रह किया, मुझे बंदूक चलाना सिखा दो। डॉक्टर साहब की अनुमति मिलने में विलंब नहीं हुआ और वसुधा स्वस्थ भी हो गई थी, तो कुंवर साहब ने शुभ मुहूर्त में उसे दीक्षा दे दी। उस दिन से जब देखो वृक्षों की चाह में खड़ी निशाने का अभ्यास कर रही है और कुंवर साहब उसकी परीक्षा ले रहे हैं। जिस दिन उसने पहली चिड़िया मारी, कुंवर साहब तो खुशी के मारे उछल ही पड़े। नौकरों को इनाम दिए गए, ब्राह्मणों को दान दिया गया। वसुधा के जीवन में अब एक नया उत्साह, नया उल्लास, एक नई आशा थी। पहले की भांति अब उसका वंचित हृदय अशुभ कल्पनाओं से भरा हुआ नहीं था। अब उसमें विश्वास था, बल था, अनुराग था। कई दिनों बाद वसुधा की साध पूरी हुई। कुंवर साहब उसे साथ लेकर शिकार खेलने पर राजी हुए और शिकार था शेर का। शेर भी वह जिसने इधर 1 महीने में आसपास के सभी गांवों में तहलका मचा के रखा था। चारों तरफ अंधकार था, ऐसा घना अंधकार कि पृथ्वी उसके भार से कराहती हुई जान पड़ती थी। कुंवर साहब और वसुधा एक ऊंचे मचान पर बंदूक लिए दम साधे बैठे थे। यह भयानक जानवर था। अभी पिछली ही रात वह एक सोते हुए आदमी को खेत में मचान पर से खींच कर ले भागा था। उसकी चालाकी पर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। मचान इतना ऊंचा था कि शेर उछल कर नहीं पहुंच सकता था। हाँ, उसने यह देख लिया था कि वह आदमी मचान के ऊपर बाहर की तरफ सिर किए सो रहा था। दुष्ट को एक चाल सूझी, पास के गांव में गया और लंबा बांस उठा लाया। बांस के एक सिरे को दांत से कुचला और उसकी कुची बन गई और उसके सहारे उसने आदमी को नीचे गिरा दिया। कुंवर साहब इधर शांत बैठे थे और वसुधा की छाती धड़क रही थी। जरा सा भी पत्ता खड़कता तो वह चौंक पड़ती और बंदूक सीधी करने के बदले कुंवर साहब से चिपट जाती। कुंवर साहब बीच बीच में उसको हिम्मत बंधाते जाते थे। जैसे ही भैंसे के पास आएगा मैं उसका काम तमाम कर दूंगा, तुम्हारी गोली की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वसुधा ने सिहर कर कहा, और जो कहीं निशाना चूक गया तो उछलेगा, तो फिर दूसरी गोली चलेगी। 3 बंदूकों तो तैयार रखी हैं मैंने। तुम तो नहीं घबरा रही हो ना? वसुधा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा ही पहला निशाना हो। अचानक पत्ते खड़खड़ा उठे। वसुधा चौंक कर पति के कंधों से लिपट गई। कुंवर साहब ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर कहा, दिल को मजबूत करो वसुधा। वसुधा ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं डरती, जरा चौंक गई थी। अचानक भैंसे के पास 2 चिंगारियां सी चमक उठी। कुंवर साहब ने धीरे से वसुधा का हाथ दबाकर शेर आने की सूचना दी और खुद सतर्क हो गए। जब शेर भैंसे के पास आया तो उन्होंने निशाना मारा। निशाना खाली गया। फिर दूसरा फायर किया। शेर जख्मी तो हुआ पर गिरा नहीं। क्रोध से पागल होकर इतने जोर से गरजा कि वसुधा का कलेजा दहल उठा। कुंवर साहब तीसरा फायर करने ही जा रहे थे कि शेर ने मचान पर जंप मारी और अपने अगले पंजों के धक्के से मचान ऐसा हिला दिया कि कुंवर साहब के हाथ की बंदूक जो थी नीचे गिर पड़ी
और उसके साथ साथ कुंवर साहब भी नीचे आ गए। कितना भयानक मंजर था। अगर एक पल का भी देर होता तो कुंवर साहब की खैरियत न थी। शेर की जलती हुई आंखें वसुधा के सामने चमक रही थीं। उसकी बदबूदार सांस देह में लग रही थी। हाथ पांव फूले हुए थे और आंखें भीतर को धंसी जा रही थीं। लेकिन इस खतरे ने जैसे उसकी नाड़ियों में बिजली भर दी थी। उसने अपनी बंदूक संभाली और शेर और उसके बीच 2 हाथ से ज़्यादा का अंतर न था। वह उचक्कर आना ही चाहता था कि वसुधा ने बंदूक की नली उसके आंखों में डालकर गोलियां छोड़ दी। धाएं! शेर के पंजे ढीले पड़ गए। वह नीचे गिर पड़ा। अब समस्या और गंभीर थी। शेर से 3-4 कदम पर ही कुंवर साहब गिरे थे। शायद चोट ज़्यादा आई हो। शेर में अगर अभी दम है तो वह उन पर जरूर वार करेगा। वसुधा के प्राण आँखों में थे और बल कलाइयों में। इस वक्त उसे कोई देह में भाला भी चुभा देता तो उसे पता ही नहीं चलता। वह अपने होश में नहीं थी और उसकी मूर्छा ही चेतना का काम कर रही थी। उसने टॉर्च जलाया और देखा कि शेर उठने की कोशिश कर रहा है। तुरंत उसने दूसरी गोली चलाई। शेर जोर से गुर्राया और वसुधा ने उसके सामने ही बंदूक की सारी गोलियां खाली कर दी। कुंवर साहब संभल कर खड़े हो गए। दौड़कर उसे छाती से चिपटा लिया। अरे यह क्या! वसुधा तो बेहोश थी। भय शांत होते ही वह बेहोश हो गई। लगभग 3 घंटे के बाद वसुधा की बेहोशी टूटी। उसने धीरे से डरते डरते आंखें खोली। कुंवर साहब ने पूछा, अब कैसा जी है वसुधा? वसुधा ने उनकी रक्षा के लिए दोनों हाथों का घेरा बनाते हुए कहा, यहाँ से हट जाओ नहीं तो झपट पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। कुंवर साहब ने हंसकर कहा, अरे शेर तो कब का ठंडा हो गया है, यह देखो बरामदे में पड़ा है। ऐसे डील डॉल का और इतना भयंकर शेर मैंने आज तक नहीं देखा। वसुधा, तुम्हें चोट तो नहीं आई? कुंवर, नहीं बिल्कुल नहीं। तुम क्यों कूद पड़ी? पैरों में बड़ी चोट आई होगी। तुम बची कैसे, यह आश्चर्य है। मैं तो इतनी ऊंचाई से कभी नहीं कूद सकता। दूसरे दिन प्रातःकाल यहाँ से कूच हुआ। जो घर वसुधा को फाड़े खाता था, आज जाकर उसमें ऐसा आनंद आया जैसे किसी पुराने बिछुड़े मित्र से मिली हो। हर एक वस्तु उसका स्वागत करती हुई मालूम होती थी। सभी नौकर नौकरानियों से वह हंस हंस कर हालचाल पूछती, गले मिलती। संध्या का सूर्य आकाश के स्वर्ण गागर में अपनी नौका खेता हुआ सा मालूम हो रहा था। वसुधा खिड़की के सामने कुर्सी पर बैठकर यह दृश्य देखने लगी। उस दृश्य का इतना सुंदर वर्णन उसने आज तक नहीं सोचा था। केवट का वह सूना झोपड़ा भी आज कितना सुहावना लग रहा था। प्रकृति में मानो जादुई मोहनी भरी हुई थी। मंदिर के सामने मुनिया राजकुमारों को खिला रही थी। वसुधा के मन में आज कुल देवी के प्रति श्रद्धा जागृत हुई, जो बरसों से पड़ी सो रही थी। उसने पूजा का सामान मंगवाया और पूजा करने चली। उसी वक्त कुंवर साहब आके बोले, अच्छा पूजा करने जा रही हो? मैं भी वहीं जा रहा था। मैंने एक मनौती मांग रखी है। वसुधा ने मुस्कुराती हुई आंखों से पूछा, कैसी मनौती है? कुंवर साहब ने हंसकर कहा, यह नहीं बताऊंगा।
बस दोस्तों, इतनी ही थी ये कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।